हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, आरआरबी, रेलवे, आईबीपीएस, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी, सीजीएल, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे हम। पहला रहेगा इसमें ध्रुव MK थर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, दूसरा रहेगा विश्व धरोहर दिवस और तीसरा पढ़ेंगे हम डिस्क फुटेड बैट के बारे में। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है ध्रुव MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ये क्या है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने एयर स्क्वाड्रन जो INAS 323 एक स्वदेश निर्मित एक विमान है। विमान मतलब एक हेलीकॉप्टर विमान है ये। इसकी यहाँ पर निर्माण किया है। इसको निर्माण करने के बाद इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसको भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया है। मतलब अब यह कार्य करने लग जाएगा भारतीय सेना में। जो नौसेना है उसमें अच्छे तरीके से फंक्शनल हो जाएगा ये, जिसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। तो अगर इसकी हम बात करें और भी, तो देखिए ये स्वदेश रूप से निर्मित, पूरी तरह से भारत के द्वारा निर्मित है और ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये। तो इसका जो वज़न है वो 5.5 टन का वज़न है इसका और इसमें ट्विन इंजन है। मतलब इसमें 2 इंजन है, जिसे हम कह सकते हैं मल्टी रोल मल्टी मिशन वाली एक नई प्रकार की पीढ़ी का ये हेलीकॉप्टर है ये। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है और ये एक प्रकार से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में भी कार्य करेगा। HAL की अगर हम बात करें तो HAL भारतीय स्वामित्व वाली एरोस्पेस की एक रक्षा कंपनी है जो कि भारत के लिए बहुत सारे रक्षा उपकरण बनाने का कार्य करती है। इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में स्थित है और यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। ये HAL को 1984 में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। इस संस्था की स्थापना की गई थी। यह ध्रुव के वेरिएंट जैसे कि MK1, MK2, MK3, MK4 जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका भी ये निर्माण कर चुका है और उसमें इसको वर्गीकृत करता है। फिर अगर हम बात करें तो यह एयरक्राफ्ट जो बनाया हुआ है ध्रुव MK3 वाला, ये MK1 से थोड़ा एडवांस है ये। इसके साथ साथ ये रात में भी अच्छे तरीके से विजिबिलिटी रह सकती है इसमें और जो दुश्मन रेंज है मतलब उनको ये अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने में सक्षम है ये। यह 0.7 जो mm की जो बंदूक है ये उससे लेस है ये। उसमें इस तरीके का 0.7 mm बंदूक को उसमें डाला गया है और यह एक LIMO मतलब लाइट इंटीग्रिटी और मरीन ऑपरेशंस सिस्टम पे कार्य करेगा। मतलब कम तीव्रता और समुद्री संचालन के रूप में ये कार्य करने में ये सक्षम है ये। इसकी जो विशाल क्षमता है ये एक तरीके से बताता है किस प्रकार से यह दुश्मनों को आइडेंटिफाई करने में ये सक्षम है। फिर यह स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली जैसे कार्यों को करने में भी सक्षम है। जो पहले के इसके MK के जो वेरिएंट्स थे उसमें इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ये जो वर्तमान में बनाया गया है इसमें ये ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो ये स्वचालित ऑटो पायलट मोड पे भी ये कार्य कर सकेगा। फिर अगर ALH के जो MK थर्ड वेरिएंट है उसके संस्करण में ग्लास कॉकपिट का प्रयोग किया गया है, जिसका उपयोग खोज और बचाव और विशेष संचालन तथा जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं उसकी निगरानी करने में ये मदद करेगा। तो ये तो था हमारा पूरा जो MK3 है ध्रुव उसके बारे में। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहा है वो है यहाँ पर विश्व धरोहर दिवस। तो देखिए, जिसे हम बोलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो यह प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो भी स्थल होते हैं, जो हमारे धरोहर होते हैं, उनके संरक्षण हेतु, संरक्षण प्रदान करने हेतु, प्रोटेक्शन के लिए, जागरूकता लोगों के मध्य लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व भर में जो भी धरोहर होते हैं उन सभी को कैसे सुरक्षित रखना है, उसको सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है मेन। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम था वो था कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स
कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, मतलब जटिल अतीत और विविध भविष्य, ये इसका थीम था। अगर हम पृष्ठभूमि की अगर बात करें इस पूरे इवेंट की, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन म्यूटेड मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसे हम ECOMOS प्रोग्राम कहते हैं, ने 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की थी। वर्ष 1983 में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, ने इसको मंजूरी दे दी थी। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यूनेस्को विश्व धरोहर की अगर हम बात करें स्थलों की, तो विश्व विरासत स्थल का आशय एक ऐसे स्थान से होता है जिसे यूनेस्को द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं भौतिक महत्व के कारण सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस वर्ष इस कार्यक्रम को प्रशासनित किया जाता है, संचालित किया जाता है। यह जो सूची है यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाई गई थी। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन का नाम जो होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में चिन्हित किया जाता है, जाना जाता है। अगर विश्व धरोहरों की बात करें भारत में, तो भारत में वर्तमान में 38 विश्व धरोहर शामिल है, यहाँ पर मौजूद है भारत में। और इन 38 के अगर हम और भी क्लासिफाइड करें तो 30 सांस्कृतिक श्रेणी में है, जैसे कि अजंता की गुफाएं हैं, फतेहपुर की सिकरी है, हम्पी स्मारक है। 7 जो है प्राकृतिक श्रेणी में शामिल हैं, जिसमें से कांजीरंगा, मानस, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। फिर वर्ष 2019 में जयपुर को सांस्कृतिक श्रेणी के तहत भारत की 38वीं जो विश्व धरोहर है उसके रूप में चिन्हित किया गया। और कुछ बचे हुए जो हैं वो आते हैं मिश्रित श्रेणी में, जैसे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और अगर हम बात करें यूनेस्को की नामक संस्था की, तो ये क्या है, कैसे है, तो देखिए यूनेस्को को वर्ष 1945 में स्थायी शांति के निर्माण के लिए रूप में विकसित किया गया था, जो कि मानव जाति से बौद्धिक एवं नैतिक एकजुटता विकसित करने हेतु स्थापित किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था, तो बहुत सारे इसके उद्देश्य थे। इसका जो मुख्यालय था वो पेरिस, फ्रांस में बनाया गया था। यूनेस्को ने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं, तो देखिए इसने मानव व जीव मंडल कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसे MAB कहते हैं। विश्व धरोहर कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टार्ट किए हैं, रचनात्मक शहरों का नेटवर्क स्टार्ट किया है, एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर ये स्टार्ट किया। तो ये प्रोग्राम जो भी इसने रन किए हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से विश्व भर के जो भी धरोहर होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, जो कि मानव की सभ्यता को बताते हैं कि कैसे मानव विकसित हुआ था, कैसे उसने किसी चीज़ का प्रोग्राम को रन किया था, कैसे उसने किसी इवेंट को, किसी मोन्यूमेंट्स को, किसी बिल्डिंग को, किसी भवन को बनाया होगा, उनको ये सब आइडेंटिफाई करते हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उससे दर्जा देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि उसकी एक आइडेंटिटी होती, यूनिक आइडेंटिटी होती है, और उस यूनिक आइडेंटिटी की संरक्षण के लिए यूनेस्को पैसा भी प्रोवाइड कराता है। साथ में ये सुविधा होती है कि उस चीज़ को और जब पब्लिसिटी होती है तो उससे वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है एक अलग तरीके से रन करता है, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को फ़ायदे को देखा जाता है, यूनेस्को के इस प्रोग्राम से जोड़ा जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की अगर हम बात करें तो ये यूनेस्को से संबंध एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। यह पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। इसका प्राथमिक मिशन स्मारकों, परिसरों और स्थलों के निर्माण, संरक्षण, उपयोग को बढ़ोतरी देना है और उसको प्रोत्साहित करना है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर कार्यक्रम जो सम्मेलन होता है उस कार्यक्रम हेतु विश्व धरोहर समिति की एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इस रूप से यह सांस्कृतिक विश्व विरासतों के नामांकन की समीक्षा करता है और उनकी संरक्षण हेतु स्थिति प्रोवाइड कराता है। वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के तहत वास्तुकारों, इतिहासकारों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच शुरू हुई वार्ता के जो परिणाम थे उस परिणाम के तहत इसका उद्गम हुआ था। वर्ष 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई वर्ष 1954 में वेनिस चार्टर के रूप में सामने आया था ये। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इकोमोस का जो स्टार्ट है वो किस चार्टर के तहत हुआ था, तो ये वेनिस चार्टर के रूप में सामने आया था 1964 में और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। हमारा जो अगला विषय वस्तु है, वो टॉपिक है, वो है यहाँ पर डिस्क फुटेड बैट। तो ये क्या है? हाल ही में भारत का पहला बांस के वृक्षों पर रहने वाले और उस पर चिपके रहने वाले डिस्क
वाले चमगादड़ों को मेघालय में देखा गया है। तो ये इसके पंजे होते हैं, पंजों का मतलब ये आंतरिक हिस्सा रहता है, इस पर दिखाई देता है ना, इस प्रकार के कुछ दिखाई देते हैं ये। और ये मेघालय के नोगखिल्लेम वन्य जीव अभयारण्य में ये देखा गया है, उसके आसपास से देखा गया है, जिससे आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये चमगादड़। चमगादड़ की जो मतलब प्रजाति है, इसको यहाँ पर यूडिस्कोपस डेंटिकुलम प्रजाति है, जिसे डिस्क फुटेड बैट भी कहा जाता है। अंगूठे और चमकीले नारंगी रंग से प्रमुख डिस्क जैसी गद्दी के रूप में ये दिखाई देता है। ये इसे बांस की तना के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ये जो है ना, बांस का जो अंदर का तना होता है उसमें ये अपना निवास करता है, मतलब घर बना करके रहता है ये। यह प्रजाति दक्षिणी चीन, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह अपने नज़दीकी निवास स्थान म्यांमार से लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में मेघालय के नोगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के निकट जो लाई लाड क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये देखा गया है। IUCN की लिस्ट में इसे बहुत ही संकटग्रस्त मतलब लीस्ट कंसर्न्ड श्रेणी में इसे रखा गया है। जो इसमें हमने नाम किया है सेंचुरी की वन्यजीव की, नोगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य, अगर हम उसकी बात करें तो यह अभयारण्य री भोई जिले में लोई लेई लाड नाम के गांव के आसपास स्थित है। ये लगभग 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये पूरा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि मेघालय राज्य के एक प्रसिद्ध आकर्षण का क्षेत्र है मेघालय के लिए। यह अभयारण्य पूरी हिमालय के मतलब जो पूर्वी हिमालय है, उस पूर्वी हिमालय के वैश्विक जैव विविधता वाले क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम ईस्टर्न हिमालयस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उस क्षेत्र में ये पड़ता है। यह अभयारण्य विभिन्न प्रजातियों जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय बाइसन, हिमालयन ब्लैक बियर और के लिए अच्छा खासा पर्यायवास वाला क्षेत्र ही माना जाता है। यहाँ पक्षियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे कि मणिपुर बुश, क्लेव, फिर रूफर्ड नेफ्ट हॉर्नबिल, ब्राउन हॉर्नबिल आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। मेघालय में यदि इसके अलावा और अगर हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वहाँ पर सीजू वन्य अभयारण्य, नरपुह वन्यजीव अभयारण्य, बाघमारा पीचर पौधा अभयारण्य, फिर नोररेक नेशनल पार्क वहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ उसके इन्फॉर्मेशन से जो कि पिछले कई वर्षों पूर्व मतलब अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो मेघालय का जो नोररेक जो नेशनल पार्क है, इसको बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि जो नेशनल पार्क जो मैंने अंत में बताए कुछ नाम, ये और वन्य जीव सेंचुरीज़, वन्य जीव अभयारण्य, तो इनके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करिए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और पढ़ाई करिए। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। और ये नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम का एक हिस्सा है, क्योंकि आज के समय बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन चुका है नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य। चलिए फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूँ जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।